हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एफएस के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। एंड हमारे साथ और एक टॉपर जुड़ चुके हैं जिन्होंने सीएसआर एग्ज़ाम को फतेह कर दिया है। एंड इनके जो प्रिपरेशन के जर्नी में कुछ स्ट्रगल्स आए, कुछ स्ट्रेटजीज इन्होंने बनाए, बहुत सारे एक्सपीरियंस हम इनसे लेने वाले हैं कि कैसा इन्होंने अप्रोच रखा है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो सबसे पहले इनका इंट्रोडक्शन करवा लेते हैं। ये एमपी से बिलोंग करते हैं। एंड प्लीज़ इंट्रोड्यूस यूर सेल्फ। My name is Ankita Khede. मैं तो मध्य प्रदेश से बिलोंग करती तो आपने कौन सी एग्ज़ाम निकाली है? हूँ। जी CSIR नेट जीआर। एंड आपका मास्टर्स कंप्लीट हो चुका है? यस। कौन से सब्जेक्ट से? माइक्रोबायोलॉजी। ओके, कब हुआ है? 2020 में। ओके, तो ऐसा क्यों लगा आपको कि मैं सीएसआर का प्रिपरेशन करूं? पहले मुझे उसके बारे में जानकारी थी जब मैं एमएससी कर रही थी उस समय। फिर बाद में मुझे लगा कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना है, सो ये एग्जाम मुझे करना चाहिए इसलिए। ओके, तो आपको कब से लगा कि मुझे रिसर्च फील्ड में जाना चाहिए? मतलब शुरू से ही मेरा इंटरेस्ट उसी में था, बट मैं पहले जॉब दे जैसे बाहर के एग्जाम वगैरह मैंने दिए थे। तो फिर बाद में मुझे पता चला कि इसके थ्रू मतलब पीएचडी करके भी जा सकती हूँ, सो मैंने इस एग्जाम में इंटरेस्ट दिखाया। राइट, तो कौन सी डिफिकल्टीज आई आप पूरे इस प्रिपरेशन के दौरान, आपके इस सीएसआर के एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन में? सबसे बड़ी बात तो सिलेबस बहुत ज्यादा बड़ा था। और फिर इसके बाद सिलेबस मतलब मैं हिंदी मीडियम से थी और इंग्लिश मीडियम में पूरा पढ़ना था, तो सबसे बड़ी डिफिकल्टी तो वही थी। तो फिर कैसे आपने इसको टैकल किया कि हिंदी मीडियम से आप इंग्लिश मीडियम में जा रहे हो? तो कैसे संभाला खुद को, कैसे अंडरस्टैंड किया टॉपिक को? जी मतलब आईएलटीएस में जो इमोशनल बेस स्टार्ट हुआ था, तो उसमें मैंने मतलब तैयारी की थी, तो उसमें इतने अच्छे से समझाया जाता था कि वो धीरे धीरे मतलब आगे रीड में पढ़ते पढ़ते थे। ओके, सो अभी थोड़ा एग्जाम के बारे में बात कर लेते कि ए बी एंड सी सेक्शन में से सबसे इजी, या फिर ऐसा कहे कि सबसे पहले आपने किसको अप्रोच किया जब आप एग्जामिनेशन हॉल में गए, और क्यों? जी पार्ट सी को, क्या कारण है इसका? क्योंकि क्वेश्चन सिंपल होते हैं, थोड़े एक्सपेरिमेंटल होते हैं इसलिए, और वो हाई वेटेज भी लगता है होगा इस कारण। राइट, ये बात तो सही है। बट कितना कितना टाइम आपने 3 सेक्शन को दिया है? जी सबसे पहले तो 45 मिनट मैंने पार्ट सी में दिया था, उसके बाद 45 मिनट मैंने दिए थे पार्ट बी में, फिर 15 मिनट मैंने पार्ट ए में दिए थे, उसके बाद फिर जो छूट गया था उसके हिसाब से टाइम दिया। तो मतलब आप एक सेक्शन को एक बार में ही सॉल्व करके फिर से नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर जंप करती थी, या फिर इन बिटवीन आ जाते थे आप बी से सी में, सी से बी में? पार्ट बी में ऐसा था कि पूरा एक बार देख लेती थी, उसमें से जितने मुझे कंफर्म लगते थे पूरा वो कर लेती थी, और जो डाउट में रहता था उस पर टिक करके फिर आगे बढ़ती थी, फिर दोबारा आके फिर उस पर रीचेक करती थी। नाइस, तो फिर क्या प्लान है आगे के, अभी क्या सोचा है आपने? अभी तो पीएचडी में जाना है। पीएचडी जाना है, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूट से आपको पीएचडी करना है, फिर टोटल रिसर्च में ही जाना है आपको, राइट? मेरा इंटरेस्ट इसमें ही है। ओके, तो ऐसे कुछ यूनिट्स है कि बहुत आपको चैलेंजिंग लगते थे कि भैया इससे क्वेश्चन ना आ जाए तो बेकार हो जाएगा, ऐसा कुछ था? इसमें कुछ यूनिट थी जो मैंने नहीं पढ़ी थी, लाइक जेनेटिक्स, डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ फॉर्म। बाकी सारी यूनिट तो फिर मैंने तैयार की थी, तो मैं उतना फिर नहीं था। और इसके कॉन्ट्रास्ट में कौन से यूनिट्स आपको फेवरेट लगते थे कि इससे कोई भी सवाल पूछ लो हम आराम से सॉल्व कर देंगे? सेल बायोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, सेल सिग्नलिंग, इम्यूनोलॉजी, जो बेसिक यूनिट है, जो हाँ, जो फंडामेंटल यूनिट है सीएसआर के वो। थोड़ी बायोकेमिस्ट्री में लेट आती है। हाँ, मतलब जो थर्मोडायनामिक्स पार्ट जो था वो आपको टफ लगता था, मेटाबॉलिज्म। नाइस नाइस। एंड अगर मैं बात करूँ वो 3 घंटे के मेंटल स्टेट की, तो आपका मेंटल स्टेट कैसा था उस 3 घंटे में, कैसे संभाला आपने? क्योंकि मतलब पहले भी एग्जाम दे चुकी थी, तो शांत थी मैं, क्योंकि मुझे पता था कि ज्यादा स्ट्रेस दूँ तो सब भूल जाऊंगी, इसलिए शांत रह के मैंने कोशिश फॉलो की कि जितना बन रहा है उतना करूँ, बाकी स्ट्रेस लेके करने से बेहतर। राइट, वेरी नाइस। एंड जब आपने वो सेव बटन दबाया, उस पे सबमिट मार्क किया, तो आपको लगा कि अब भैया हो गया, अब इस बार हो जाएगा मेरा? हाँ लगा तो था, मतलब अंदर से खुशी थी कि हाँ इस बार अब काफी अच्छा है पेपर, तो लग रहा था कि
तो जब आपने चेक किया, रॉ स्कोर चेक किया होगा, तो सबसे ज़्यादा वेटेज आपके स्कोर कार्ड में कौन सा था? कौन से सेक्शन से आपको सबसे ज़्यादा मार्क्स मिले हैं? जी पार्ट सी था आई थिंक। पार्ट सी से। काफी अच्छी नंबर। ओके। एंड अगर मैं बात करूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की, पीवाईक्यूज की, तो उनका कितना बड़ा हाथ है आपके प्रिपरेशन में? बहुत ज्यादा, क्योंकि पीवाई के बिना क्वेश्चन मतलब पता ही नहीं चलेंगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, किस पार्ट से आते हैं। तो पीवाई के बुक तो बहुत हेल्पफुल रही है। तो मतलब आप डेली सॉल्व करते थे वो क्वेश्चंस? मतलब पहले थ्योरी, फिर उसके बाद क्वेश्चन, और फिर बाद में टेस्ट फिर मॉक टेस्ट। नाइस, वेरी नाइस। एंड एट द एंड जो हमारे व्यूवर्स आपको देख रहे हैं उनके लिए कुछ एक नोट्स या फिर कुछ मैसेज आप बताना चाहोगे? मतलब मैं यही कहना चाहूंगी कि जैसे अगर एक बार में भी नहीं निकलता है, जैसे मेरा भी एक बार में नहीं निकला, मैं भी तीसरा अटेम्प्ट में मेरा निकला था। इसके पहले वाले अटेम्प्ट में मेरा ओनली पीएनजी के निकला था। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि प्रिपरेशन ना छोड़े, मतलब करते रहे, क्योंकि अगर एक बार छोड़ दिया तो उसके बाद कंटिन्यू करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली। जरूरी है कि अगर निकालना है तो कोई करते रहो। बहुत बहुत पॉजिटिविटी है आपकी इस बातों में, एंड इसी की वजह से आप स्टिक रहे उस एग्ज़ाम में, एंड लास्ट में ये एक आपको जो चाहिए था वो मिल ही गया। अभी जो भी स्ट्रगल्स थे वो भी आपके स्वीट मेमोरीज में चेंज हो चुके हैं, एंड बहुत बहुत प्राउड है आईएफएस का आपके ऊपर। एंड आई होप कि आगे भी जब आप बहुत अच्छे तरीके से रिसर्च करोगे तो इतने ही डेडिकेशन से के साथ करोगे। कभी कभी रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कभी कभी हमारे अप्रोच चेंज हमें करना पड़ता है, तो ऐसा ही एक माइंडसेट अपने साथ रखना कि एक दिन तो आ ही जाएगा रिजल्ट, राइट? एंड जो भी करो अच्छा करो, आईएफएस हमेशा आपके साथ है। जो भी आपको गाइडेंस चाहिए, जो भी आपको काउंसलिंग चाहिए, आईएफएस आपके साथ हमेशा है एट एनी पॉइंट ऑफ योर लाइफ। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग फ्यूचर, और थैंक यू आपके प्रीशियस टाइम के लिए। थैंक यू।